आप सबका एक बार फिर से आपके अपनी इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि 28 अप्रैल के बाद में कंटिन्यू आज तक मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं करा पाया। बहुत सारी समस्याएं इसके लिए थी, लेकिन मैं आपको उनके साथ उन समस्याओं का आपके सामने जिक्र नहीं करूँगा और अब आपकी क्लासेज कंटिन्यू जो है वो रेगुलर करवाऊंगा। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे लैब असिस्टेंट सिलेबस के बारे में और लैब असिस्टेंट सिलेबस में अपना जो मेन पेपर था, मुख्य पेपर था ज्योग्राफी, उसको अपन डिस्कस कर रहे थे। कुछ बच्चों ने कहा कि सर बहुत ज़्यादा पॉइंट है, आप कैसे इनको कवर करवा पाओगे। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि अब आपकी क्लासेज जो है रेगुलर होगी और बहुत स्पीड से होगी। आप कंटिन्यू सपोर्ट कीजिएगा, कंटिन्यू आपकी क्लास अटेंड कीजिएगा, उसके नोट्स बनाइएगा और फिर उनको आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। और फिर अगर आप ऐसा करते हो तो मैं श्योरिटी भी देता हूं कि आप ज्योग्राफी में जो है 200 नंबर का आपका जो पेपर होने वाला है उसमें अच्छे मार्क्स भी आप लाने वाले हो। आपके 11th ज्योग्राफी, 12th ज्योग्राफी, 11th में प्रैक्टिकल बुक और 12th की प्रैक्टिकल बुक यहाँ सब कंप्लीट होने वाली है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 जो है भू आकृतिक प्रक्रियाएँ और उनका विकास। दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 तक अपन ने क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 6 तक पढ़ा था कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में, भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में। यानी कि चैप्टर नंबर 6 में अपन ने समझा था कि किस तरीके से भूकंप, ज्वालामुखी ये क्या करते हैं, उच्चावच का निर्माण करते हैं। यानी कि जो अंतर्जनित बल होते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता होगा अंतर्जनित बल क्या होते हैं, बहिर्जनित बल क्या होते हैं। तो पृथ्वी के अंदर से लगने वाले जो बल है, भूकंप, ज्वालामुखी, ये किस तरीके से पृथ्वी पर उच्चावच का निर्माण करते हैं, यानी कि ऊंचे उठे हुए क्षेत्रों का निर्माण करते हैं। और जो बाहरी जो ताकतें हैं, यानी कि जो बहिर्जनिक बल है, यानी कि अपर्दन, निक्षेपण, ये किस तरीके से इस उच्चावच को अपक्ष करते हैं, इसका अपर्दन करते हैं, इसका निक्षेपण करते हैं और इसे एक समतल रूप दे देते हैं। ये अपन ने चैप्टर नंबर 6 में समझा था। अब अपन देखेंगे कि ये जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, है ना, वो किस तरीके से काम कर रही है। एक एक एजेंट के बारे में, एक एक कारक के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे और इनका विकास किस तरीके से होता है, ये सब चर्चा आज अपन इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं भू आकृति किसे कहते हैं, भूमि की आकृति किसे कहते हैं। दोस्तों, भू आकृति का मतलब होता है एक छोटे आकार के स्थलखंड, यानी कि एक छोटे आकार का जो स्थलखंड होता है उसे अपन क्या कहते हैं, भू आकृति। तो सर फिर भू दृश्य क्या होते हैं? भू दृश्य का मतलब होता है बहुत सारी आकृतियां मिलकर जिस दृश्य का निर्माण करती है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि भू आकृति में भूमि का एक छोटा खंड होता है, जबकि भू दृश्य में क्या होता है, भूमि का एक बड़ा खंड होता है। यानी कि भू आकृति एक छोटे प्रदेश, छोटे क्षेत्र की आकृति होती है। जैसे कि मैं कहूँ कहीं पर रेत का टीला है ना, तो वो टीला क्या है दोस्तों, वो भूमि की आकृति है। लेकिन उस टीले के आगे क्या है, समतल है, उसके आगे एक नहर है। तो ये सब आकृतियां मिलके जिसका निर्माण करती है वो क्या कहलाता है, भूदृश्य। आगे चलते हैं, इनका विकास कैसे होता है। ये भू आकृति अपन ने समझी, अब विकास के बारे में समझते हैं कि जो भूमि की आकृतियां हैं, जैसे कि कहीं पर पर्वत बने हैं, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी और हमेशा के लिए ऐसी ही रहेगी? नहीं, ये जो है लगातार अपना विकास कर रही है। जो भी आकृतियाँ होती है वो क्या करती है, लगातार अपना विकास करती है। एक दोबारा से आप समझिए, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के गर्भ से यानी कि पृथ्वी के अंदर से कौन से बल काम करेंगे, अंतर्जनित बल काम करेंगे। यानी कि ज्वालामुखी, भूकंप, ये अंदर से काम करेंगे। अब जैसे यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे जो है दो चट्टानें आपस में टकराई, प्लेट टेक्टोनिक जिसे अपन कहते हैं, दो चट्टानें आपस में टकराने से यहाँ पे एक वलित पर्वतमाला का निर्माण हो गया। अब वलित पर्वतमाला का निर्माण हो गया यानी कि जमीन पर क्या बन गया, उच्चावच बन गया। उच्चावच बना ना, पहले धरातल नीचे था, लेकिन जब वलित पर्वतमाला, दो चट्टानें आपस में टकराई तो मुड़कर जो है एक ऊपर, जमीन के ऊपर एक ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र बन गया, जिसे अपन ने क्या कह दिया, उसे पर्वत कह दिया। तो उच्चावच का निर्माण हो गया। अब ये उच्चावच का निर्माण होने के बाद में ये सूर्य ताप, वर्षा आदि की चोट सह सह कर क्या होगा, टूट जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, अपक्षय हो जाएगा। और अपक्षय होने के बाद में
हवा, पानी, हिमनद, इनके द्वारा क्या होगा, इस अक्षय के टूटे हुए कणों को, चट्टानों के टूटे हुए कणों को एक जगह से दूसरी जगह परिवहित कर दिया जाएगा। यानी कि ये बहकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे और दूसरी जगह जाकर फिर क्या होंगे, इनका डिपोजिशन होगा, ये जमा होंगे कहीं ना कहीं जाकर, और जहाँ पर डिपोजिशन होगा वहाँ पर क्या होगा, एक अलग प्रकार की आकृति बन जाएगी। तो शॉर्ट में यह है दोस्तों, पहले क्या होता है, भूमि की आकृति का निर्माण होता है, फिर उस आकृति का निर्माण होने के बाद में उसका क्रमबद्ध रूप से विकास होता है। यानी कि पहले वो टूटती है, फिर वो धीरे धीरे एक, अगर पर्वतमाला है तो फिर एक वलित पर्वतमाला है तो एक अवशेष के रूप में टूटेगी, फिर टूटते टूटते धीरे धीरे पर्वतमाला क्या होगी, समतल मैदान का निर्माण कर देगी। इस तरीके से किसी भी आकृति का एक विकास के रूप में, यानी एक क्रमबद्ध उसका क्या होता है, विकास होता है। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों। अब आगे देखते हैं भू आकृति का निर्माण। भू आकृतियों का जो निर्माण होता है उसमें देखो अपक्षय काम करता है ना। अपक्षय का मतलब होता है विघटन, है ना, यानी कि टूटना, चट्टानों का टूटना। और फिर उसके बाद में अपक्षित चट्टानें क्या होती है, अपर्दित होती है। अपर्दित किन के द्वारा होती है, बहते हुए जल के द्वारा, बहती हुई पवन के द्वारा, भौम नद के द्वारा, हिम नद के द्वारा, समुद्री धाराओं के द्वारा, पवन के द्वारा ये क्या होती है, अपर्दित होती है। और फिर आगे जाके ये क्या हो जाती है, निक्षेपित हो जाती है, कहीं ना कहीं जाकर ये जमा हो जाती है। आगे वाला पॉइंट है, भू आकृति में आने वाले परिवर्तन को जीवन की अवस्था के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों भूमि की आकृति में जो परिवर्तन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, उसको हम जीवन की अवस्थाओं के रूप में देख सकते हैं। यानी कि पहले क्या होगी, ये युवा अवस्था होगी, फिर क्या होगी, प्रौढ़ अवस्था होगी, और फिर क्या होगी, ये वृद्धा अवस्था होगी। अच्छा, इस चीज़ को अपन एक तरीके से समझ लेते हैं। तो जीवन की कौन सी अवस्थाएं होगी, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और तीसरी वृद्धा अवस्था। 3 अवस्थाएं बनेगी जो जिसे अपन क्या कहेंगे, जीवन की अवस्था के रूप में इसे समझेंगे। आप एक चीज़ इसको इधर समझिएगा किस तरीके से होती है। देखिए ये आपका क्या है, सरफेस है, धरातल है। धरातल में एंडोजेनिक फोर्सेसों ने काम किया, यानी कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका ज्वालामुखी ने काम किया। अब ज्वालामुखी क्या है, अंतर्जनित बल है ना। तो ज्वालामुखी के द्वारा लावा का उद्गार हुआ। लावा का उद्गार होने के बाद में इसने क्या किया, धरातल पर एक आकृति का निर्माण कर दिया। पहले धरातल समतल था, लेकिन समतल होने के बाद में क्या किया, ज्वालामुखी का लावा जब बाहर निकला, बाहर निकलकर ठंडा होकर जमने लगा, तो एक पर्वतनुमा आकृति का निर्माण हो गया, या किसी पठार का निर्माण हो गया। जैसे ही यहाँ पर पर्वत या पठार का निर्माण होता है, फिर उसके बाद में क्या होगा, जैसे ये पर्वत बन गया आपका या पठार बन गया, तो यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ क्या रहेगी, यहाँ से बहकर जाएगी। अब जब नदियाँ बहकर जाएगी तो वो क्या करेगी, यहाँ पर घाटियों का निर्माण करेगी, मैं इन पर्वतों में तोड़ फोड़ करेगी, गार्ज बनाएगी, कैनियन बनाएगी, और इस तरीके से क्या होगा, इनमें एक घाटियों का निर्माण होने लग जाएगा। फिर घाटियों का निर्माण होने के बाद में क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका पर्वत श्रृंखला है, और इस पर्वत श्रृंखला में एक यहाँ पर घाटी का निर्माण हो गया। अब एक चीज़ याद रखिए, जो बहता हुआ पानी होता है, जो तीव्र गति से बहता हुआ पानी होता है, वो क्या करता है, अधोतल का कटाव करता है। यानी कि जैसे पानी किसी क्षेत्र से बह रहा है, किसी क्षेत्र से पानी बह रहा है, तो वो अगर स्पीड से बह रहा है तो वो कहाँ कटाव करेगा, अपनी तल में। क्लियर है दोस्तों, स्पीड से बह रहा है तो अपने तल में कटाव करेगा, और अगर धीमी गति से बह रहा है तो फिर वो तल में कटाव न करके पार्श्व अपर्दन करता है, यानी कि किनारों पर अपर्दन करता है। धीमी गति से बहने वाला पानी कहाँ करता है, किनारों पर अपर्दन करता है, और तेज गति से बहने वाला पानी कहाँ अपर्दन करता है, वो जमीन नीचे, अपने तल के नीचे, यानी कि अधोमुखी कटाव करता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहले क्या हुआ, एक घाटी का निर्माण हुआ। जब तक पानी बह रहा था, तेज स्पीड से बह रहा था, ये घाटी गहरी होती गई और बहुत गहरी हो गई। गहरी होने के बाद में क्या होगा, ये आपका समतल क्षेत्र आ गया ना। अब घाटी क्या हो गई, समतल धरातल के बराबर हो गई। तो अब पानी यहाँ तेजी से बहेगा क्या, बिल्कुल नहीं बहेगा सर, क्योंकि धरातल पर क्या होगा, पानी धीरे धीरे बहेगा। अब ये घाटी गहरी हो गई तो पानी धीरे धीरे बहेगा। अब घाटी क्या करेगी, फिर पार्श्व, जैसे मैंने कहा ना, पानी धीरे बहेगा तो कौन सा अपर्दन करेगा, किनारों पर अपर्दन करेगा। तो ये पार्श्व अपर्दन करेगा, किनारों पर अपर्दन करेगा, और धीरे धीरे इस साइड के दोनों जो क्षेत्र है इनको काट कर क्या कर देगा दोस्तों, यहाँ पर ये फिर लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे समतल मैदान का निर्माण
हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा पर्वत क्या हो जाएगा, ढहकर एक मैदान के रूप में यहाँ पर जमा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी भूमि की आकृति है उसको युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और फिर वृद्धावस्था के रूप में देखा जा सकता है। जैसे कि बहता हुआ जल है तो पहला जो युवा आकृति होती है उसमें वी शेप की घाटियाँ बनती है ना। दूसरी आकृति जो होती है प्रौढ़ अवस्था, इसमें घाटियाँ बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है। और तीसरी जो वृद्धावस्था होती है इसमें घाटियाँ क्या होती है, धरातल के बराबर हो जाती है, जिससे पानी का बहाव धीमा हो जाता है और नदियाँ पार्श्व अपरदन करने लग जाती है, जिससे क्या होगा, ऊंचे पर्वत समतल मैदानों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्या क्या चीज़ समझी है अपन ने ये समझी कि भू आकृति किसे कहते हैं, भू दृश्य किसे कहते हैं, भूमि की आकृतियों का विकास किस तरीके से होता है, और फिर भूमि के आकृति के निर्माण में अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण ये कारक जिम्मेदार होते हैं। और इसके अलावा भू आकृति में जो परिवर्तन आते हैं हम उनको जीवन की अवस्थाओं के रूप में देख सकते हैं। आगे वाला पॉइंट आता है भू आकृति परिवर्तन में अपरदन और निक्षेपण का कार्य करने वाले कारक। अब आते हैं दोस्तों अपने मुख्य चैप्टर के मुख्य बिंदु पर। अब इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि जो अपरदन और निक्षेपण जो हो रहा है, अपरदन और निक्षेपण जो दोनों क्रियाएं हो रही है, इससे किस किस प्रकार की आकृति का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि अपरदन और निक्षेपण करने वाले कारक कौन से हैं, एजेंट कौन से हैं जो अपरदन कर रहे हैं और निक्षेपण कर रहे हैं। दोस्तों अपरदन और निक्षेपण आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दोबारा से मैं बता देता हूँ, अपरदन का मतलब क्या होता है, जब तेज गति से नदियाँ, पानी, हवाएं, हिमनद, भौम जल या समुद्री धाराएं बहती हुई जो मलबा है, जो डेबर्स है, उनको अपने साथ में बहाकर ले जाती है, परिवहित करके ले जाती है, दैट्स मीन इरोजन, यानी कि अपरदन। सही है। जब ये पानी, ये हवा, इनकी गति धीमी हो जाएगी और इनमें गतिज ऊर्जा कम रहेगी तो फिर क्या होगा दोस्तों, इन पदार्थों का नीचे की ओर ये जमा होने लग जाएंगे, है ना। जब पानी तेज बह रहा था तब ये मटेरियल्स को अपने साथ में बहाकर ले जा रहा था क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही इसकी गति धीमी हुई तो इसमें गतिज ऊर्जा की कमी आ गई, इसलिए इसने जो भी पदार्थ इसके साथ बह रहे थे उनको जमा करना प्रारंभ कर दिया और उसे क्या कहते हैं, अपन निक्षेपण कहते हैं। दोनों चीज़ें समझ में आ गई, अपरदन और निक्षेपण। अब अपना इस चैप्टर का बिंदु क्या है कि कौन कौन से ऐसे कारक है जैसे जो अपरदन और निक्षेपण के कार्य करते हैं। तो एक तो मैं बता दूं, एक तो जल है, एक वायु है, लेकिन ध्यान रखना बहती हवा, बहता जल, इसके अलावा भौम जल, हिमनद, ग्लेशियर, इसके अलावा धाराएं, ये क्या करती है, अपरदन और निक्षेपण का काम करती है। अब इसमें भी अपन क्या देखेंगे कि जल के द्वारा अपरदन की गई आकृतियां कौन कौन सी बनेगी। अब दोस्तों आपको पता है जब जल बहता हुआ आ रहा है तो कहीं से मटेरियल को उठा के लाएगा और कहीं लाके जमा करेगा। तो जहाँ से उठा के ला रहा है वहाँ पर भी आकृति का निर्माण हो रहा है और जहाँ पे जमा कर रहा है वहाँ पर भी आकृति का निर्माण हो रहा है। यानी कि जल क्या है, अपरदनात्मक आकृतियाँ भी कर रहा है और निक्षेपणात्मक आकृतियाँ भी कर रहे हैं। अब दोस्तों इस चैप्टर में अपन यही पढ़ेंगे कि जल के द्वारा अपरदनात्मक आकृतियाँ कौन सी होती हैं, कहाँ पर बनती है, किस तरीके की दिखाई देती है। वैसे ही अपन निक्षेपणात्मक आकृतियाँ देखेंगे। आगे वायु में भी वही चीज़ें देखेंगे अपन, अपरदनात्मक आकृतियाँ और निक्षेपणात्मक आकृतियाँ। ऐसे ही भूमजल में देखेंगे अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक, हिमनद में अपन देखेंगे अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक, और धाराओं में, समुद्री धाराओं में भी अपन ऐसे ही देखेंगे अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक आकृतियों के बारे में। अब एक चीज़, आप इन कुछ आकृतियां हैं जिनको नाम के तौर पर आप याद रख लो, नेक्स्ट क्लास में अपन इनका डिटेल से चर्चा करेंगे। जल के द्वारा अपरदनात्मक आकृतियाँ कौन कौन सी होती है, घाटियाँ, जहाँ से डेबर्स बहकर जाते हैं वहाँ पे आकृतियाँ बनती है, घाटियाँ, गार्ज, कैनियन, नदी वेदिकाएं, अवनमित कुंड, गंभीरभूत विशार्प। निक्षेपणात्मक, सर ये क्या बोल दिया, समझ में नहीं आ रहा, समझ में आएगा, थोड़ा सा क्या रखो, क्या बोलते हो, संतोष रखो, थोड़ा सा शांति रखो, समझ में आएगा। निक्षेपणात्मक आकृतियों में जलोढ़ पंख, डेल्टा, बाढ़कृत मैदान, प्राकृतिक तटबंध और नदी विशार्प। वायु में अपरदनात्मक आकृतियाँ होती है पेडिमेंट, प्लाया, गुहा, छत्रक, और निक्षेपणात्मक आकृतियाँ होती है बालू, टिब्बे। क्या होते हैं, बालू, टिब्बे।
ऐसे ही भौमजल की अपरदनात्मक क्रियाएं जो कारक जो आकृतियां होती है वो कुंड, घोल, रंध्र, लेपिज और चूनापत्र होती है। और निक्षेपणात्मक आकृतियों में स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और स्तंभ होते हैं। हिमनद में सार्क, हॉर्न और घाटी होता है। निक्षेपण में हिमोड, एस्कर और ड्रमलीन होता है। धाराओं में भृंगु अपरदनात्मक कारक होते हैं और निक्षेपणात्मक में रोद और लेंगुन होते हैं। ये इनकी कुछ आकृतियां हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। अब याद नहीं हो रहे हैं तो याद हो जाएंगे, मेरे पे विश्वास रखो। कैसे होंगे सर? क्योंकि अपन एक एक आकृति के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। ये आकृति कैसी दिखाई देती है ना, इसका निर्माण कैसे हुआ, इन सब के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और जब डिटेल से पढ़ेंगे अपन एक एक आकृति के बारे में, तो आराम से अपने को उसके बारे में समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना? एक चीज़ और याद रख लेना, जो जल है, बहता हुआ जल है, ये धरातलीय क्षेत्रों में और समुद्री तटीय क्षेत्रों में क्या करता है? आकृतियों का निर्माण करता है। वायु कहाँ आकृतियाँ बनाएगी? जहाँ पर शुष्क क्षेत्र होंगे, बारिश बहुत कम होगी, शुष्क क्षेत्र होंगे और रेत होगी, वहाँ पर ही वायु क्या होगी? आकृतियों का निर्माण कर पाएगी। गीले क्षेत्रों में, आर्द्र क्षेत्रों में वायु अपरदनात्मक या निक्षेपणात्मक किसी प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं कर पाती है दोस्तों। पता ना आप लोगों को? क्योंकि बहती हुई हवा जब मिट्टी सूखी होगी तभी उड़ा सकती है, आली मिट्टी को वो नहीं उड़ा सकती। भौमजल, भौमजल कहाँ? यानी कि ज़मीन के अंदर इस प्रकार की आकृतियाँ बनाता है और मुख्य रूप से चूना पत्थर वगैरह जो घुलनशील जो चट्टानें होती है वहाँ पर इस प्रकार की आकृतियाँ बनती है। हिमनद, ग्लेशियर यानी कि ऊंचे ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में ये आकृतियाँ बनती है। और धाराएं यानी कि समुद्र के तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार की आकृतियाँ बनेगी, क्योंकि समुद्री धाराएं कहाँ पर आकृतियाँ बनाएगी? समुद्र के तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार की आकृतियाँ बनाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे एक एक जो कारक है उसके द्वारा बनाई गई अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक आकृतियों के बारे में।